नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राज्यपाल कलराज मिश्र मंगलवार को कृषि विश्वविद्यालय कोटा के 7वें दीक्षांत समारोह में स्नातक और स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को गोल्ड मेडल और उपाधियां प्रदान करने के बाद संबोधित कर रहे थे। कलराज मिश्र ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए हितकर योजनाओं का निर्माण नहीं करें, बल्कि वे आधुनिक ज्ञान विज्ञान के प्रसार केंद्र के रूप में भी अपनी नई पहचान बनाए। उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्री प्राप्त कर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहभागी बनाने और बनने का भी आह्वान किया है। बता दें कि दीक्षांत समारोह में 310 अभ्यर्थियों की उपाधियां जबकि 10 अभ्यर्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में 6 छात्राएं और 4 छात्र शामिल थे। राज्यपाल ने छात्राओं के कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने पर बधाई देते हुए कहा कि कृषि शिक्षा में छात्राओं ने तेजी से आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यह देश और समाज के लिए शुभ लक्षण है। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों का आह्वान किया है वे पारंपरिक खेती के साथ ही दूसरे देशों में कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए किसानों की उपज बढ़ाने की दिशा में प्रयास करें। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीकी के प्रयोग पर जोर दिया है। तो बता दें आपको 7वां दीक्षांत समारोह ये रहा। ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण सवरिया हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रूपनारायण, आपसे जानना चाहेंगे कि 7वां दीक्षांत समारोह क्या कुछ खास रहा है इसके अंदर? देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो है कृषि विश्वविद्यालय कोटा के 7वें दीक्षांत समारोह में स्नातक और स्नातक अभ्यर्थियों को गोल्ड मेडल और उपाधियां प्रदान की यहाँ पे। और लगभग 310 अभ्यर्थियों को जो है उपाधियां यहाँ दी गई है, जिनमें से 10 अभ्यर्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे जो है समारोह के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो है छात्रों से आह्वान किया है कि वे जो है अपनी प्रतिभा को है नवाचार की तरफ ले जाए, किसानों को नई तकनीक से जो है रूबरू करवाएं और किसानों के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। यहाँ से डिग्री लेने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो जो परंपरागत शिक्षा है उससे हटकर जो है लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़े और किसानों के लिए जो है नई चीज डेवलप करके जो है किसानों के विकास में सहयोग करें। अगर किसान समृद्ध होगा तो प्रदेश समृद्ध होगा। यहाँ पे राज्यपाल कलराज मिश्र ने आह्वान किया है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया रूपनारायण, इस खबर पर अपडेट देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार को 36.88 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने पहुंचे। बता दें आपको कि दिया कुमारी ने कहा है कि मानसून में जल भराव की समस्या से सभी लोग बरसों से परेशान थे, परंतु इस ड्रेनेज प्रोजेक्ट अब इस समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट, रेलवे ओवरब्रिज, बालिका इंटर कॉलेज और साथ ही साथ सैटेलाइट अस्पताल आ रहे हैं। अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए मैं जल्दी ही इलाके में साप्ताहिक जन सुनवाई शुरू करने जा रही हूँ। सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरा होने से कई क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही वार्ड नंबर 4 में 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से सर्वोदय कॉलोनी से लालाराम नगर बडारना में जल निकास ड्रेनेज का निर्माण कार्य भी शिलान्यास इसका किया गया। तो बता दें आपको कि स्वास्थ्य मंत्री ने इन तमाम चीजों को कहा, महामारी से सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम कदम उठाने की बात कही है। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपनारायण, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को कई करोड़ों की लागत से बन रहे सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, और क्या कुछ कहा दिया कुमारी ने? मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र है, जो इनका निजी क्षेत्र है, वहाँ पे जो है सीकर रोड पे जल भराव की जो है समस्या कई वर्षों से लगातार रही है और इससे आम लोगों को काफी परेशानियां जो है बारिश के मौसम में होती थी। और इसी समस्या को देखते हुए यहाँ पे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जो है क्षेत्र के लोगों को ही नहीं वरन जो इस रोड पे आते हैं राजस्थान के कई जिलों को जो है ये जोड़ता हुआ रोड है सीकर रोड,
इस रोड पे जो है आने वाले सभी लोगों को जो है सहूलियत मिल पाएगी। एक डैमेज कंट्रोल जो सिस्टम है यहाँ पे वो उन्होंने लगाने का वो किया है। और यहाँ उद्घाटन के साथ साथ जो है उन्होंने आह्वान किया है कि वे सदा जनता के साथ है और जनता के साथ ही रहेंगी। इसके लिए जो है लगातार यहाँ उन्होंने जन सुनवाई करनी पड़े, तो एक साप्ताहिक जन सुनवाई की बात भी उन्होंने यहाँ पे की है कि वो साप्ताहिक जन सुनवाई शुरू कर रहे हैं, जिससे आम जन की जो समस्या है उनसे वो रूबरू हो सके और आम जन को है जो इसका फायदा मिल सके। राजस्थान की सरकार जो है प्रयासरत है, लगातार निरंतर प्रयास कर रही है और वो जो है आम जन के साथ है। तो यहाँ पे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने क्षेत्र के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में ही नहीं बल्कि ये क्षेत्र के जो अन्य जुड़ने वाले डिस्ट्रिक्ट है वहां से आने वाले लोगों को भी काफी खुशी का माहौल है। जी नेहा। बहुत शुक्रिया आपका रूप नारायण, इस खबर पर अपडेट देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य को लेकर वाले खतरों से बचाव के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की राज्य शाखा और जयपुर में मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना की जाएगी। इससे प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की जांच सुलभ और सुविधाएं सुलभ होंगी। बताते हैं आपको कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियां और सर्वेलेंस डाटा एनालिसिस, फीडबैक, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन और क्षमता संवर्धन में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ पर गठित गवर्निंग बॉडी कमेटी की प्रथम बैठक में इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श कर आवश्यक फैसले लिए गए। खींवसर में कहा गया कि आगामी समय में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले दुष्प्रभावों का सामना करना चुनौतीपूर्ण होगा। इसे देखते हुए हमें विभिन्न विभागों के समन्वय से एक प्रभावी योजना तैयार कर आगे बढ़ना होगा और जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली आपदाओं और महामारी से निपटने के लिए प्रदेश में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। ये एक अत्याधुनिक सेंटर होगा जिसमें आपदा के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान और महामारी से सुरक्षा के लिए हाईटेक प्रबंध होंगे। चिकित्सा मंत्री ने इन संस्थानों की स्थापना के कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। रूपनारायण सावरिया ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे, स्वास्थ्य मंत्री ने और क्या कुछ निर्देश दिए इस दौरान? देखिए, मैं यह बताना चाहूंगा कि बैठक में कुछ विशेष निर्णय लिए गए जिनमें प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में जो है नए भवनों का निर्माण होगा, वो इको फ्रेंडली होंगे, तकनीक से जो है सुसज्जित होंगे, जिससे जो है जलवायु परिवर्तन से होने वाले समस्याओं से जो है निपटारा हो सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि आम जन पे जो है इन चीजों का प्रभाव ना पड़े। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है, चूंकि राजस्थान की सरकार जो है लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सजगता से काम कर रही है और यहाँ पे भी जो है इस तरीके के निर्देश यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं कि लोगों के जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो सारे से यहाँ पे किए जाएंगे। इको फ्रेंडली भवन बनाना हो या फिर कई महामारी या आपदाओं के समय जो है उचित प्रबंधन करना हो, तो तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे काफी बड़ी चर्चा की गई और चर्चाओं के साथ साथ जो है जो राजस्थान सरकार की सजगता है स्वास्थ्य को लेकर उसको यहाँ फोकस किया गया। जी नेहा। बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मंगलवार को भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में जयपुर से नवनिर्वाचित सांसद मंजू शर्मा ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्होंने कहा कि जयपुर के मेरे परिवारजनों ने जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे संसद में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है उसे मैं पूर्ण निष्ठा, सत्य और प्रतिबद्धता के साथ निभाऊंगी। शर्मा ने कहा कि जयपुर लोकसभा के विकास और जनता की सेवा की जो जिम्मेदारी मुझे मिली है मैं उसका पूरी तरह से ईमानदारी से निर्वहन करूंगी। मंजू शर्मा ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की जो गंगा बहाई है, अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर को देश के शहरों में सबसे सुविधा युक्त और विकसित शहर बनाने की दिशा में काम करूंगी। मेरे जयपुर परिवार ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायक आवास परिसर में बैंक, एटीएम, ई कॉर्नर, सहकारी उपभोक्ता संघ, सर्स डेयरी और चिकित्सालय का उद्घाटन संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत की मौजूदगी में किया। विधायक आवास परिसर में सुविधाओं का निरंतर विस्तार। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा है कि विधायक आवास परिसर में लगभग 125 विधायक गण और उनके परिजन निवास कर रहे हैं। परिसर में यहां के निवासियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। एसबीआई बैंक, एटीएम का ई कॉर्नर, सहकारी उपभोक्ता के संघ का विविध वस्तु भंडारण और साथ ही साथ सरस डेयरी का पार्लर और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के लिए शहरी स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया गया। भविष्य की आवश्यकता अनुसार अन्य सुविधाओं का भी समयानुसार विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियान 2024 को लेकर मंगलवार को संभाग मुख्यालय स्थित कलेक्टर कार्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। उपखंड अधिकारी अशोक कुमार विश्नोई ने बताया कि जिला कलेक्टर LN मंत्री के निर्देशानुसार निकाली गई जागरूकता रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय से शुरू होकर कई अलग अलग जगहों से बांगण स्कूल तिराहे होते हुए पुनः कलेक्टर परिसर आकर विसर्जित हुई। उपखंड अधिकारी विश्नोई ने बताया कि मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियान के तहत वृक्ष चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प दिलाया जाएगा। उन्होंने राज्य के विभाग के सभी अधिकारियों और कार्मिक के साथ ही आमजन और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को अपने घरों और प्रतिष्ठानों के अलावा मुख्य सड़क मार्ग और मंदिर परिसर, विद्यालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पाली जिले में 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसे हम सभी को मिलकर पूरा करना है। क्षेत्र के नगरपालिका मुख्यालय पर सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री मंत्री आवास योजना का 9वीं वर्षगांठ लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष मीरा देवी सदावत के साथ नगरपालिका कर्मचारी से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी ने संवाद किया और सभी लाभार्थी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें पक्का मकान दिया है, जिससे हमें पक्की छत वाला मकान मिला है और अब बरसात के समय हमारा परिवार पक्की छत के नीचे सो सकेगा। रात को बरसात आने पर सो नहीं पाते थे, रात भर जागना पड़ता था। अब पक्का मकान मिलने से मोदी जी को बारंबार धन्यवाद। पुलिस ने 8 महीने पूर्व पंचेरी गांव में हुई संत गजाराम हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पंचेरी गांव के नीलकंठ महादेव पहाड़ी क्षेत्र कुटिया में संत गजाराम की हत्या हुई थी और एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में एएसपी रामेश्वर लाल, डीवाईएसपी अन्नराज सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी प्रताप सिंह की टीम ने वारदात का पर्दाफाश किया और पुलिस पूछताछ में आरोपी ने संत के डांटने पर कुल्हाड़ी से संत गजाराम की हत्या कर शव लोहे की टंकी में डालना कबूल किया। आरोपी से पुलिस की पूछताछ और अनुसंधान अभी जारी है। बहरोड जिले के दहमी गांव में बीती रात को खनिज विभाग ने अवैध खनन करते हुए 2 जेसीबी और करीब आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। बता दें कि नीमराना क्षेत्र हरियाणा से जुड़ा हुआ होने के वजह से यहां से मिट्टी पत्थरों का अवैध खनन जोरों पर है। बहरोड डीएसपी कृष्ण कुमार ने बताया है कि दहमी गांव में देर रात करीब 11 बजे मिट्टी का अवैध खनन करने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर देखा तो माइनिंग विभाग की ओर से 2 जेसीबी और आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी से भरे हुए पाए गए थे, जिस पर सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया और इस दौरान बहरोड सदर थाना और सिटी थाना पुलिस मौजूद रही।
भीनमाल शहर के वार्ड नंबर 12 में पिछले कई दिनों से पेयजल की सप्लाई नहीं होने से मोहल्ले वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को लोगों ने उपखंड अधिकारी को इस समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदेश सचिव एडवोकेट ढाका ने बताया है कि भीनमाल शहर में पिछले 2 महीने से पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है। लोगों को पीने के पानी को लेकर इस गर्मी के अंदर भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विभाग के कर्मचारियों की तरफ से लापरवाही की वजह से ये समस्या आ रही है। आम जनता को हजारों रुपए खर्च कर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। पहले भी विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। अगर समय रहते वार्ड नंबर 12 और भीनमाल शहर में इस पानी की सप्लाई सुचारू रूप से शुरू नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। टोंक से एक बार फिर टोंक पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। सदर पुलिस के आत्माराम चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने लाठी डंडों से अंधाधुंध मारपीट कर पीड़ित का हाथ तोड़कर घायल कर दिया और जिसके बाद घायल को टोंक के शहादत अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। पीड़ित अपने गांव देवपुरा से मोटरसाइकिल पर सवार होकर टोंक आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में पुलिस ने गाड़ी लगाकर मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कारण जानने की कोशिश की गई तो पुलिस ने हाथ तोड़ दिया। सदर पुलिस की जीप में 4 से 5 पुलिसकर्मी सवार थे। मामला सामने आने के बाद पुलिसकर्मियों ने चुप्पी साधी हुई थी और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पीड़ित अब भी मारपीट करने का कारण पूछ रहा है। पीड़ित ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के अलवर जिले के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित दवाई और केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री वार्तिका केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट कंपनी में अचानक आग लग गई। इससे एक युवक जिंदा जल गया, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग झुलस गए हैं। आग लगने का कारण केमिकल में हुए रिएक्शन को बताया जा रहा है। जिस समय आग लगी उस समय कंपनी में करीब 50 कर्मचारी काम कर रहे थे। धमाके की आवाज सुनते ही कंपनी में अफरा तफरी मच गई, जिससे करीब 1 दर्जन कर्मचारी केमिकल रिएक्शन के धमाके से पहले केमिकल में झुलस गए। आनंद फानन में ही खुशखेड़ा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।